तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि हैक बार्टोलोमियो पर अपने 400 ब्रिक फिस्ट अटैक का यूज करके हमला कर देता है, पर इसका हमला उल्टा पड़ जाता है और इसे खुद को ही चोट लग जाती है और इसका हाथ टूट जाता है। ये देखकर सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है और सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, और बार्टोलोमियो बेशर्मों की तरह हंसता रहता है। ये देखकर लूफी भी हैरान हो जाता है और बार्टोलोमियो हैक को एक ही किक से नॉकआउट कर देता है। हैक डिफीट हो चुका है। हैक बार्टोलोमियो को छू भी नहीं पाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार्टोलोमियो ने ऐसा क्या किया? और अभी भी हमें कोई भी क्लियर विनर नहीं दिख रहा है और बी ब्लॉक के अंदर 24 कॉम्पिटिटर्स बचे हुए हैं। ये सब बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। ये देखकर बेलेमी पीछे से कहता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और हम किंग एलिजाबेलो और डागमा को दिखाया जाता है। और किसी को 1 या 2 चोटें आई हैं और वक्त आ चुका है। और हम रिकी और ब्लू गिली को देखते हैं, जहाँ पर ब्लू गिली बहुत ही अच्छी तरह से लड़ रहा होता है और रिकी को नीचे जमीन पर गिरा देता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि एक के बाद एक खतरनाक कॉम्पिटिटर्स एलिमिनेट होते जा रहे हैं। पहले हैक और अब ये अननोन ग्लैडिएटर। ये ब्लू गिली तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। और सारी ऑडियंस ब्लू गिली को चीयर अप करती है और ब्लू गिली रिकी से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसी एक स्वॉर्ड से क्या बिगाड़ सकते हो मेरा? मुझे लगता है अब मैं दोबारा नहीं लड़ सकता। फ्लामिंगो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। और एक आदमी कहता है कि डागमा की टैक्टिक्स की वजह से अब यहाँ पर ज्यादा आदमी नहीं बचे हैं। हाँ, तुमने सही कहा, ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स जा चुके हैं और अब यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। शुक्र है मैंने इनके साथ हाथ मिला लिया। हाँ, सही कहा तुमने। जब डागमा हमें इशारा करेगा तो हम सभी लोग अलग हो जाएंगे और उसके बाद आपस में लड़ेंगे जब तक कि हम में से कोई एक जीत नहीं जाता है। तो चलो फिलहाल के लिए हम जितने सारे दुश्मनों को ढेर कर सकते हैं उतना तो करते हैं। तभी ब्लू गिली यहाँ पर आता है और आकर इन दोनों को ढेर कर देता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। ये देखकर बाकी सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग जो कि किंग एलिजाबेलो को गार्ड कर रहे होते हैं उन सभी को एक एक करके नॉकआउट कर देता है। ये देखकर डागमा अपने सभी साथियों से कहता है और वो लोग ब्लू गिली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही इस पर हमला करने वाले होते हैं, पीछे से डागमा अपने ही साथियों पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं और हैरानी से डागमा की तरफ देखते हैं कि ये बंदा गद्दारी कर पे निकला। तुम बेवकूफों ने काफी बढ़िया काम किया, बेवकूफ कुत्ता। पर आखिर क्यों डागमा, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? तुमने अब तक कोई इशारा नहीं किया था। डागमा, अब तुम ये मत कहना कि। और ऐसा बोलकर डागमा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी ब्लू गिली इस पर एक किक मारता है और पीछे जाकर गिर जाता है। माफ करना, लेकिन मुझे तुम लोगों को मारने के लिए कहा गया था। दिमाग देख रहे हो उस डागमा बुड्ढे का? हाँ? ब्लू गिली, तुमने जो काम किया है इसकी कीमत मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इस मैच के खत्म होने के बाद आकर अपने पैसे ले लेना। ये सुनकर सभी ग्लैडिएटर्स बुरी तरह से चौंक जाते हैं और गुस्से में डागमा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी ब्लू गिली बीच में आ जाता है और सभी को एक ही किक से ढेर कर देता है। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ ब्लू गिली। और ब्लू गिली एक एक करके सभी ग्लैडिएटर्स को मारना शुरू कर देता है। पर तभी ब्लू गिली की बैग को देखकर डागमा कहता है कि अब तुम भी मरने वाले हो ब्लू गिली। और ऐसा बोलकर डागमा ब्लू गिली पर हमला कर देता है, पर ब्लू गिली इसे पीछे से ही एक किक मारता है और सीधा जाकर पानी में गिरने वाला होता है। ब्लू गिली, तुमने मुझे धोखा दिया। पर तभी एक मॉन्स्टर फिश आकर इसे वापस से रिंग के अंदर धक्का दे देती है, लेकिन फिर भी डागमा पानी के अंदर गिर जाता है। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि डागमा द टैक्टिशियन एलिमिनेट हो चुका है। और सारी ऑडियंस ये सारा नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लू गिली को चीयर अप करने लगते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि लोग इस जैसे एक इंसान पर भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद किंग एलिजाबेलो बचता है और इसे अकेला देखकर हंसने लगता है। तभी बेलेमी भी यहाँ पर आ जाता है। अरे ये क्या, बेलेमी ने हमले की शुरुआत कर दी है और इसका टारगेट वही पायरेट है जिससे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। और इसका टारगेट है बार्टोलोमियो। क्या कहा इसने? मैं? हाँ? और बेलेमी इस पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है और जैसे ही बार्टोलोमियो पर हमला करता है, अगले ही पल बेलेमी ही लुढ़कता हुआ नीचे जमीन पर गिर जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सारी ऑडियंस खामोश हो जाती है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये बार्टोलोमियो के आसपास कोई शील्ड है जो कि इनविजिबल है और इसे प्रोटेक्ट कर रही है। अरे ये क्या, बेलेमी जो कि अटैक करने गया था वो जमीन पर पड़ा है। ये कैसे हो सकता है? आखिर इस बार्टोलोमियो का राज क्या है? दोस्तों, सभी के मन में यही सवाल होता है कि आखिर बार्टोलोमियो ने अभी किया क्या। और बेलेमी डोफ्लामिंगो को याद करने लगता है। मैं इससे यहाँ पर स्ट्रगल नहीं कर सकता। और वापस से खड़ा हो जाता है और बार्टोलोमियो पर हमला करने के लिए दोबारा से तैयार हो जाता है। गो बेलेमी गो, तुम ये कर सकते हो। और बेलेमी अपने स्प्रिंग डेथ नॉक अटैक का यूज करके बार्टोलोमियो पर हमला कर देता है, लेकिन वापस से पहले के जैसे ही बाउंस बैक होकर नीचे जमीन पर लुढ़कता हुआ पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर वापस से मातम छा जाता है। आखिर इसने किस तरह का डेविल फ्रूट खाया है, मैं इसे छू भी नहीं पा रहा। और बार्टोलोमियो पागलों की तरह हंस रहा होता है और लूफी भी ये सब कुछ देख रहा होता है और बेलेमी के द्वारा कही गई बातों को याद करता है, जहाँ पर वो लूफी से कहता है कि मुझे फ्लेयर फ्रूट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस वो किसी कारण से चाहिए। और कहता है कि ये डोफ्लामिंगो के साथ सफर करना चाहता है और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। अब बेलेमी दोबारा से खड़ा हो जाता है और लूफी भी बेलेमी को चीयर अप करने लगता है। बेलेमी, हार मत मानना, तुम ये कर सकते हो। और हम किंग एलिजाबेलो और ब्लू गिली को देखते हैं। तब तुम क्या करने वाले हो एलिजाबेलो? हाँ, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। डरपोक राजा, जरा इधर तो आजा, बजाता हूँ तेरा बैंड बाजा। जो भी लोग तुम्हें अभी गार्ड कर रहे थे वही लोग अब तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। और हम सभी ग्लैडिएटर्स को देखते हैं जो कि किंग एलिजाबेलो को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रहे होते हैं। और तभी किंग एलिजाबेलो रुक जाता है। डागमा ने काफी अच्छा काम
किया और अब मैं पूरे तरीके से तैयार हूँ। अब बस मुझे इसे थ्रो करना है। जिसे देखकर ब्लू गिली चौंक जाता है और ऑडियंस में एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि इसका पंच इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक किले को भी तबाह कर सकता है। जिस पर ये दूसरा आदमी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो जरूर किसी वेपन का यूज करता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका एक पंच बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसका पंच इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक एम्परर तक को गिरा सकता है। और अगर ये सच है और अगर ये उस पंच को थ्रो करने वाला है तो इस कोलोसियम का ये वाला हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अबे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ मत बोल। और एक और आदमी बोलता है कि हाँ, ये सही कह रहा है, मैंने भी इसके बारे में सुना है कि इसका पंच बहुत ज्यादा खतरनाक है। और किंग एलिजाबेलो कहता है उस फ्लेयर फ्रूट को हम प्रोडेंस किंगडम वाले लोग ही जीतेंगे। इसके बाद हम फ्रैंकी और उस टॉय सोल्जर को देखते हैं। ओए तो सुन भी रहा है, तुम किस बारे में बात करना चाहते थे? हाँ, ये सुनकर ये टॉय सोल्जर यहीं पर रुक जाता है। मैनू माफ करी पर मेरे कोल इन सब के लिए टाइम नहीं। पाजी अगर थोड़े कोल कहने लिए कुछ नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चलो ओके बाय। और ऐसा बोलकर फ्रैंकी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सोल्जर इसे रोक लेता है। आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? आखिर तुम्हारा असली मकसद है क्या? मेरा असली मकसद और तभी यहाँ पर अजीब सी हलचल होने लगती है, जैसे कि भूकंप आने वाला है और किंग एलिजाबेलो अपना किंग पंच यूज करने वाला होता है और पूरा बैटल ग्राउंड हिलने लगता है। ऑडियंस घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर इस जगह को छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। अरे नहीं दर्शकों, लगता है वो सच में इस जगह को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और हम बार्टोलोमियो और बेलेमी को देखते हैं, जहाँ पर बेलेमी ने बार्टोलोमियो को पकड़ लिया होता है। मेरे स्प्रिंग पावर का कमजोर मत समझना। लेकिन तभी इनकी नजर किंग एलिजाबेलो पर जाती है, जो कि अपना किंग पंच यूज करने वाला होता है, जिसे देखकर ब्लू गिली इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी किंग एलिजाबेलो अपना किंग पंच इस पर यूज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और इस खतरनाक हमले की वजह से ब्लू गिली पीछे जाकर गिरता है और एक बहुत खतरनाक रोशनी छा जाती है पूरे मैदान में। और कोलोसियम के बाहर सभी लोग एक बहुत बड़े धमाके को सुनते हैं। आसपास के लोग भी इस धमाके को महसूस कर पाते हैं। और कोलोसियम के अंदर जैसे ही धुआं यहाँ से हटता है तो हम देखते हैं कि मैदान के ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। दर्शकों, मुझे नहीं लगता कि रिंग के अंदर कोई भी जिंदा बचा होगा, क्योंकि किंग एलिजाबेला II ने अपने एक ही पंच से सारे एनिमीज का सफाया कर दिया है। ये देखकर सारी ऑडियंस एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर किंग एलिजाबेलो को चीयर अप करने लगते हैं। और बैटल ग्राउंड पूरी तरह से खाली हो चुका है और किंग एलिजाबेलो अपना हाथ हवा में उठा देता है और लूफी भी इस पंच को देखकर हैरान हो जाता है। भाई साहब, क्या पंच था ये? मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। और बेलेमी, ब्लू गिली और वो सभी ग्लैडिएटर्स सभी लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। तो दर्शकों, ब्लॉक बी के 138 कॉम्पिटिटर्स के बीच हमें हमारा विजेता मिल चुका है। तो ब्लॉक बी के बैटल रॉयल का विनर है द प्रोडेंस किंगडम का राज। लेकिन तभी ऑडियंस में बैठा एक आदमी कहता है, अरे वो देखो, कोई अभी भी खड़ा है। जिसे देखकर वो अनाउंसर भी हैरान रह जाता है। दोस्तों, लगता है कि कोई जिंदा बच चुका है। और जैसे ही मैदान में धुआं हटता है तो हम एक बहुत बड़े ट्रांसपेरेंट बैरियर को देखते हैं और इसके पीछे बार्टोलोमियो खड़ा होता है। लोग अपनी उंगलियों को क्रॉस करके बैरियर्स बना सकते हैं और इतना ज्यादा आम है कि बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है। मैं एक बैरियर मैन हूँ जिसने बैरियर फ्रूट खाया है, बैरियर क्रश। और बैरियर क्रश नाम का एक अटैक यूज करके किंग एलिजाबेलो को आसानी से हरा देता है और किंग एलिजाबेलो एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है। द फाइटिंग किंग एलिजाबेलो नॉकआउट हो चुका है दोस्तों। और ब्लॉक बी के बैटल ग्राउंड का विनर है बार्टोलोमियो। तुम सभी लोग बाढ़ में जाओ। और सारी ऑडियंस बार्टोलोमियो पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बू, स्क्रू यू, चले जाओ यहाँ से, तुम जीतने के लायक नहीं हो, घटिया आदमी। ये सब देखकर लूफी कहता है, क्या ये अजीब सा आदमी जीत गया क्या? यहाँ पर फ्रैंकी उस टॉय सोल्जर से कहता है, कि तू भी? चुप कर जाओ, इतना लाउड मत बोलो, धीरे बोलो, धीरे। अच्छा, तो तू भी फैक्ट्री नु डिस्ट्रॉय करना चाहता है? हाँ, तुमने सही कहा। मैं और मेरे सारे दोस्त इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। मैंने दस सोए, आखिर वो फैक्ट्री है किथे? मैं उसको होने जाके ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस फैक्ट्री के अंदर के वर्कर्स को हमें पहले बचाना होगा। क्या फैक्ट्री के वर्कर्स उन्हें सारे नु बचाना होगा? हाँ, तुमने सही कहा। और अगर तुम्हें इतनी ही ताकत है कि तुम दो फ्लामिंगो के खिलाफ खड़े हो सकते हो, तो मैं तुम्हें इस ट्रेजिक किंगडम ड्रेसरोसा के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। ये सुनकर फ्रैंकी हैरान हो जाता है, आखिरकार ये अजीब सा इंसान जीत ही गया। और ऐसा बोलकर लूफी ऊपर आ जाता है और बोलता है कि वो बड़ा सा बूढ़ा आदमी और कैबेज यहाँ से जा चुके हैं। यार, मुझे भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। और सीढ़ियों से नीचे आ जाता है और अपने सामने बहुत सारे जख्मी ग्लैडिएटर्स को देखता है। और तभी से दो लोग दिखाई देते हैं जो कि बेलेमी को लेकर जा रहे होते हैं। और तभी बेलेमी लूफी से कहता है, आखिर तुम मुझे चीयर क्यों कर रहे थे? वो मेरे लिए बहुत शर्मनाक था। मैं जरा सा भी नहीं बदला। नहीं, तुम बदले हो बेलेमी। नहीं, बल्कि तुम बदले हो। तुम अब हाकी का यूज करते हो, जो कि किसी की सोच से भी ज्यादा बड़े है। मेरा गुरूर दो टुकड़ों में टूट चुका है स्ट्रॉ हेड। और तभी बार्टोलोमियो यहाँ पर आ जाता है और स्ट्रॉ हेड का नाम सुनकर रुक जाता है। स्ट्रॉ हेड? अब इसके बाद हम उसी ब्रिज को देखते हैं जिस पर उसॉप, रॉबिन, सीजर ये सभी लोग जा रहे हैं। अरे दिखने में काफी अजीब सा लग रहा है ये पुल तो। जिस पर सीजर कहता है कि तुमने सही कहा और अगर वो फाइटिंग फिश इन पर हमला कर देती है तो हमें कुछ नहीं होगा, है ना? लगता तो यही है। और तभी लॉ को कुछ महसूस होता है। वो आ रहा है। क्या आ रहा है? अब ये मत कहना कि और एक बड़ी सी फिश इन लोगों की तरफ आगे बढ़ रही होती है, जिसकी आवाज सुनकर उसॉप बोलता है कि आखिर वो आवाज किस चीज की है। तभी सीजर इन्हें इशारा करके दिखाता है और एक बहुत बड़ी सी फिश ब्रिज के नीचे से गुजर जाती है और इन लोगों के ऊपर से जंप करती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। मुझे तो लगा था ये फाइटिंग फिश कोई फिश होगी। हाँ, वो एक फिश ही है रॉबिन। अबे साले, इतनी बड़ी फिश, इसमें और एक सी मॉन्स्टर में कोई फर्क नहीं है।
अंधे साले। और बहुत सारी फाइटिंग फिश का ग्रुप इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। अरे यार और आ गई चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। उन लोगों ने इस लोहे के ब्रिज को इसीलिए बनाया है। पर तभी हम देखते हैं कि वो बड़ी सी फाइटिंग फिश इस ब्रिज को लगभग तोड़ते हुए इन पर हमला कर देती है। अबे ये ब्रिज तो किसी काम का नहीं। और ये फाइटिंग फिश इन्हें घूरने लगती है। क्या हम लोग ग्रीन पिट तक ऐसे पहुंच पाएंगे क्या? चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा, हम लोग इससे निपट लेंगे। अबे वॉरलॉर्ड तू हैंडल कर इसे, हम लोग क्या होता है। नहीं, मैं अभी लड़ नहीं सकता हूँ। ठीक है मैं ही करता हूँ कुछ स्पेशल अटैक ग्रीन स्टार। पर तभी वो फाइटिंग फिश इनके ऊपर से हमला कर देती है और रॉबिन इन पर हमला कर देती है और उसॉप अपने स्कल बॉम्ब ग्रास का यूज करके इन पर हमला कर देता है। और सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि इनसे लड़ने में इन्हें सालों लग जाएंगे और तब भी इन्हें हरा नहीं पाएंगे। और लॉ उसॉप से कहता है कि सीजर को अनकफ कर दो। मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए लड़े। अबे ये क्या कह रहा है तू लॉ, ऐसे तो ये उड़कर भाग जाएगा। जिस पर लॉ सीजर का हार्ट दिखाते हुए कहता है ये ऐसा करने की जरूरत कभी नहीं करेगा। ये देखकर सीजर कहता है कि ये मत कहना कि ये मेरा हार्ट है। और उसॉप सीजर को आजाद कर देता है और सीजर बोलता है कि मेरे जैसे एक महान साइंटिस्ट को परेशान करने के बाद तुम शांति से कभी नहीं मर पाओगे। और ऐसा बोलकर इस फाइटिंग फिश पर हमला कर देता है। अबे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सिर्फ 300 मिलियन बाउंटी वाला क्रिमिनल ही ऐसा कुछ कर सकता है रॉबिन। और सीजर इन फाइटिंग फिशेस पर लगातार हमले करता रहता है। और उसॉप लॉ से कहता है कि तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे हो भाई। फाइटिंग करने से मेरी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और जब हम लोग वापस जाएंगे तो मुझे मेरी बेस्ट कंडीशन में होना होगा। मैं अपनी स्ट्रेंथ को जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारा दुश्मन डोफ्लामिंगो है। और तभी ये लोग रुक जाते हैं और उस ब्रिज के एंड तक पहुंच जाते हैं जो कि बीच से टूटा हुआ होता है। और तभी एक फाइटिंग फिश आकर इन पर हमला करने वाली होती है जिसे देखकर लॉ अपनी ताकतों का यूज करने लगता है। पर तभी कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है और वो लोग इस फाइटिंग फिश को बंदी बना लेते हैं और इसका शिकार कर लेते हैं जिसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। हे हमें नहीं पता कि उस पर कौन है, पर प्लीज हमारी मदद करो इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। पर वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। सीजर हमें साइलेंट से उड़ा कर ले चलो। और सीजर लॉ से कहता है कि साले लॉ इसका हिसाब मैं तुझसे लेके ही रहूंगा, याद रखियो। और सीजर इन सभी को उठाकर ग्रीन बिट पर ले जाता है और ये सभी लोग ग्रीन बिट पर पहुंच जाते हैं जिसे देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे ये कौन सी जगह है। और हम देखते हैं कि ग्रीन बिट के चारों तरफ जंगली फूल और फल लगे होते हैं, देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। अब कोलोसियम के अंदर तब ब्लॉक सी के मैच का समय आ चुका है। सारे कॉम्पिटिटर्स प्लीज जल्दी से मैदान के अंदर आ जाइए। लगता है जाने का समय आ चुका है। ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो ब्लॉक सी के सभी कैंडिडेट से मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। और सबसे पहले आता है आईडियो जिसे डिस्ट्रक्शन कैनन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आते हैं फंक ब्रदर्स, ना कि कमेंट में लिख रहा था कोई बंदा, ये लोग फेमस असैसिन्स हैं और इनकी बाउंटी 100 मिलियन से भी ज्यादा है। और जायंट्स की कंट्री एल्बाव से भी एक बंदा यहाँ पर आ चुका है जिसका नाम है हाजिरुद्दीन। इसके बाद आता है जीन द बैंडिट और उसके बाद आता है बुल जिसे ब्रूटल बुल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आते हैं कानो किंगडम के लोग साई, बू और लेजेंडरी फॉर्मर पायरेट चिंजाओ। यहाँ पर और भी बहुत सारे टफ कॉम्पिटिटर्स हैं और ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। वो तो होगी ही भाई, लूफी जो है इसमें। इसके बाद हम सांजी को देखते हैं, ये दोनों गलियों के अंदर घूम रहे होते हैं। सांजी कुन, मुझे लगता है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें किसी को मारने के लिए कैसे कह सकती हूँ। मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करी। और सांजी यहाँ पर बस चुपचाप खड़ा रहता है। प्लीज यहाँ से चले जाओ सांजी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम मारे जाओ। तुम बस ये बताओ वो सभी लोग स्टोरेज रूम के अंदर ही मिलेंगे ना वॉयलेट चान। सांजी आखिर तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हो। मुझे औरतों के आंसुओं पर भरोसा है। और ऐसा बोलने के बाद सांजी स्टोरेज रूम का गेट तोड़ देता है। तुम्हारे पास 5 मिनट है इस जगह को खाली करने के लिए। और ये सुनकर स्टोरेज रूम के अंदर मौजूद सभी लोग सांजी पर हमला कर देते हैं और सांजी अंदर जाकर तबाही मचा देता है। पार्टी टेबल के क्रॉस, मैंने तुम सभी से कहा था। और तभी एक आदमी वॉयलेट को पीछे से पकड़ लेता है। अगर तुमने हिलने की कोशिश करी तो मैं इसे उड़ा दूंगा। तभी सांजी यहाँ से गायब हो जाता है और इसके नीचे से आकर इस बंदे पर एक जोरदार किक मार देता है, डियाब्लो चांबे। और इस बंदे को एक ही किक से बहुत दूर फेंक देता है। कोई भी हमारे प्यार को नहीं रोक सकता है। और वॉयलेट सांजी के गले लग जाती है। सांजी कुन, मुझे डर लग गया था, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम्हारा शुक्रिया। क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ सांजी। हाँ बोलो ना क्या चाहिए। तुसी हुक्म तक करो मैडम जी। कंगना चाहिए या सोने की वालियां। और तभी वॉयलेट सांजी के हाथ और पैर बांध देती है और हथकड़ियां लगा देती है। क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो सांजी। ये सुनकर सांजी हैरान हो जाता है। क्या वॉयलेट जान, कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। भाई साहब सांजी के साथ भाई धोखा हो गया। शेट। और ग्रीन बिट के अंदर सीजर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और बोलता है कि जोकर ये मैं हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। चिल्लाना बंद करो सीजर, वो सामने जो बीच है हम तुम्हें वहाँ पर 3 बजे छोड़ देंगे। वो यहाँ पर बहुत ही जल्द आएगा। अरे जरा वो देखो, कहीं ये नेवी की शिप तो नहीं है। और हम देखते हैं कि नेवी की एक बड़ी सी शिप ग्रीन बिट की झाड़ियों में अटक रखी है। अरे ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर रॉबिन इसे गौर से देखने लगती है। इन झाड़ियों में जो कट लगे हैं वो बिल्कुल ताज़ा हैं उस वक्त। मुझे लगता है ये शिप हाल ही में यहाँ पर आई है और जैसा कि मैंने सोचा था इसकी बॉडी ज्यादा डैमेज नहीं है। नेवी के लोगों को यहाँ तक पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस पर सीजर बोलता है कि क्या नेवी के लोगों को इसके बारे में पता था, इस ट्रेड के बारे में। साले बेवकूफ साइंटिस्ट, तुम बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हो, चुप हो जाओ। शिश। और सीजर बोलता है कि मैं एक वांटेड पर्सन हूँ और जब से मेरे बॉस यानी कि डोफ्लामिंगो ने वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन दे दिया है तो अब ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो कि मुझे बचा सके। और अगर तुमने मुझे उस बीच पर ऐसे ही छोड़ दिया तो नेवी के सोल्जर्स आकर साले चुप हो जाओ, मैंने कहा धीरे बोल। और सीजर बोलता है कि 1 सेकंड, अब तो जोकर भी एक पायरेट है ना। अरे नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया। जिस पर उसॉप इसे एक लगाता है। बस करो, बहुत हुआ तुम्हारा बेवकूफ। अगर नेवी के लोग यहाँ पर आ गए तो हम सभी बुरे तरीके से फंस जाएंगे। पर आखिर नेवी यहाँ पर कर क्या रही है। लॉ, लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। ये बस एक इत्तेफाक है रॉबिन, और भला मैं नेवी को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और लॉ याद करने लगता है कि
कैसे इसने स्मोकर को पंख हैजार्ड में इसके बारे में बताया था कि स्ट्रॉ हेड्स के साथ ग्रीन बिट पर जाने वाला है। और तभी सीजर लॉ से कहता है कि मुझे यहाँ पर हैंड ओवर करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और जल्दी से इस मिशन को अबॉर्ट करो। नेवी मेरी भी दुश्मन है जब से मैंने स्ट्रॉ हेड के साथ अलायंस की है। हमारे पास अभी भी 15 मिनट है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मुझे कवर करो। हो सकता है कि नेवी वाले यहाँ पर छुपे हों और हम पर नजर रखे हुए हैं। तुम सभी लोग जंगल के अंदर जाओ और जाकर जरा चेक करो और अगर तुम्हें कुछ भी पता चलता है तो मुझे जल्द से जल्द खबर कर देना। और ये सभी लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं। अरे रॉबिन, मुझे पीछे मत छोड़ो यार, क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं चल सकती हो? और तभी नेवी के कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। स्ट्रॉ हेड, जल्दी से हमें अपने हवाले कर दो, हम जानते हैं कि तुम लोग यहीं पर हो। तभी झाड़ियों में से एक आवाज आती है और वो कहता है कि ये मेरा नाम नहीं है, मैं लियो हूँ। क्या लियो? ये कौन है? तुम कहाँ पर हो? वो सब और रॉबिन की नजर इन सोल्जर्स पर जाती है। अरे रॉबिन, ये लोग किससे बात कर रहे हैं? लगता है इन्हें पता था उसॉप कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और तभी झाड़ियों में से कोई कहता है कि क्या तुम लोग अच्छे इंसान हो या फिर बुरे? हम नेवी के सोल्जर्स हैं और हम लोगों की रक्षा करते हैं, तो जाहिर है कि हम लोग अच्छे इंसान हैं। जिस पर वो आदमी कहता है अगर ऐसा है तो अपने हथियार नीचे रख दो। हम ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा बोलकर गन फायर कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि एक नेवी के सोल्जर के पीछे एक छोटा सा इंसान खड़ा होता है और कहता है कि तो फिर ये है तुम्हारा जवाब, हाँ? और ऐसा बोलकर इन नेवी सोल्जर्स को एक एक करके लूटने लगता है, यहाँ तक कि इनके कपड़े भी ले लेता है। अरे रॉबिन, ये चल क्या रहा है? मुझे नहीं पता उसॉप, ये लोग बहुत ही ज्यादा तेज हैं। और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं नंगे पुंगे होकर और ये छोटे से लोग भी यहाँ से भागने लगते हैं। और रॉबिन इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे दौड़ती है और इन सभी को पकड़ने लग जाती है। और रॉबिन के हाथ एक लग जाता है। अरे ये तुमने क्या पकड़ लिया रॉबिन? और रॉबिन इसे पकड़कर हैरान हो जाती है। उसॉप, मुझे लगता है ये एक छोटा सा इंसान है। मुझे जाने दो। और ये एक छोटा सा इंसान होता है। अरे नहीं, मैं तो पकड़ा गया। इसके बाद हम ड्रेस रोजा के अरासिया टाउन में देखते हैं जहाँ पर जोरो। राइट मुड़ो, मैंने कहा राइट मुड़ो। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अपने जोरो का जीपीएस अलग ही लेवल पर है। अरे तुम लेफ्ट क्यों मुड़ गई? चुप हो जा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और ये फेरी जोरो पर गुस्सा करने लगती है। ये क्या कर रहे हो? जल्दी से फूलों वाले बगीचे में चलो। हाँ ठीक है, पर चुप रहो। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जोरो अपनी तलवार को लेने के लिए इस फेरी का पीछा करते हुए एक घर की छत के ऊपर चढ़ जाता है और ये फेरी इसे नीचे गिरा देती है और ये फेरी भी ऊपर से जंप लगाती है नीचे। अरे नहीं, मैं तो पकड़ी जाऊंगी। मुझे यहाँ से जल्द जाना होगा, नहीं तो ये इंसान मुझे देख लेगा। और जोरो इस फेरी को देखकर चौंक जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जोरो इस फेरी को पकड़ लेता है। आखिर तुम हो कौन? और ये फेरी रोने लगती है। कितनी क्यूट है भाई। क्या है, कोई खिलौना है क्या? चुप करो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। मैं टोंटाना ट्राइब की वीका हूँ। ये लोग टोंटाना ट्राइब के छोटे इंसान होते हैं। प्लीज किसी को भी इसके बारे में मत बताना कि तुमने मुझे देखा है। और ऐसा बोलकर ये फेरी यहाँ से जाने लगती है। पर तभी इस फेरी के पैर में मोच आ जाती है और नीचे गिरकर रोने लगती है और अपने हाथ को नीचे जमीन पर जोर जोर से मारने लगती है, जिसकी वजह से जमीन टूटने लगती है। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम तो। मुझे वाले अंकल प्लीज मुझे मेरे कमांडर के पास लेकर चले जाइए। मुझे जाना होगा क्योंकि मैं स्काउटिंग यूनिट की एक मेंबर हूँ। मुझे डोंक्यूटी फैमिली के मेंबर्स के बारे में कमांडर को बताना होगा क्योंकि वो लोग स्ट्रॉ हेड की शिप्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनकर जोरो चौंक जाता है। क्या कहा तुमने? मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मैंने इस बूढ़े व्यक्ति को सब कुछ बता दिया। और जोरो इसे जोर से पकड़ लेता है। क्या तुमने अभी जो कहा वो सच है क्या? वो लोग स्ट्रॉ हेड की शिप पर हमला करने वाले हैं? हाँ, ये सीक्रेट है। मैंने उसे देखा है। अरे नहीं, मैंने तो फिर से बता दिया। मेरे पास ट्रांसपोंडर स्नेल नहीं है ताकि मैं उन्हें इसके बारे में बता सकूं। यकीन नहीं होता कि वो लोग इन चारों पर हमला करने वाले हैं। नामी, ब्रोक, चॉपर, मोमो, अपना ख्याल रखना। जोरो अपने ग्लासेस पहनता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं सनी पर वापस जा रहा हूँ। जोरो यहाँ से भाग जाता है। अरे रुक जाओ, पहले मुझे फ्लावर फील्ड पर लेकर चलो, उसके बाद मैं तुम्हें सनी तक जाने का रास्ता बता दूंगी। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त सनी पर जाना होगा। पर तुम तो उल्टी दिशा में जा रहे हो बूढ़े आदमी। ये सुनकर जोरो यहीं पर रुक जाता है। तुम्हें नहीं मालूम ना कि तुम्हें किस तरफ जाना है? इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जोरो इस फेरी से पूछता है कि क्या तुम लोगों को डोफ्लामिंगो से कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तुमने सही कहा। अरे नहीं, मैंने फिर से बता दिया। लगता है सिर्फ सनी ही खतरे में नहीं है, वो चारों भी खतरे में हैं। और जोरो यहाँ से भाग जाता है और कोलोजियम के अंदर चिनजाओ लूफी को ढूंढ रहा होता है। आखिर वो कहाँ छुप गया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और चिनजाओ गुस्से में अपना सिर इधर उधर पटक रहा होता है और साई और बू आकर इसे रोकते हैं। दादाजी प्लीज खुद को कंट्रोल कीजिए वरना वो लोग आपको एलिमिनेट कर देंगे अगर ऐसे ही आप रिंग के बाहर लड़ते रहे तो। हाँ, इसने सही कहा। प्लीज आप ये मत भूलिए कि हम यहाँ पर क्यों हैं। और ऊपर से लूफी ये सब कुछ देख रहा होता है। यार ये कितना डरावना था, क्या ये दानव सा? इसके बाद हम वॉयलेट को देखते हैं। सांची, मैंने सुना है कि तुम्हारा दिल औरतों के लिए नरम है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े ठरके हो। तुम एक सिंप हो, सिंप। ब्लैक लेग सांची, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारे जैसा एक इंसान मुझ जैसी खूबसूरत लड़की का दिल जीत सकता है? हाँ? और गाइस, ये वॉयलेट डोंकीजोटे फैमिली की एक असैसिन है और बाकी के लोग सांची पर हंस रहे होते हैं। यकीन नहीं होता, ये आदमी कितना नादान है। बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं पता था ये एक जाल है? वॉलेट, तुम झूठ कह रही हो, है ना? ये नहीं हो सकता। ओए, सपने देखना बंद कर। हमारी बहन बस एक्टिंग कर रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक सुंदर दिल है वॉलेट। इतनी मार खाने के बाद भी ये सब कैसे कह सकते हो? और दो लोग आकर सांची को पकड़ते हैं और वॉलेट सांची के मुंह के ऊपर एक जोरदार किक मारती है। मैंने ग्लेयर फ्रूट खाया है जिसका यूज करके मैं किसी के भी अंदर झांक सकती हूँ और उस इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उसका पता लगा सकती हूँ। और मैं पता लगा लूंगी कि स्ट्रॉ हेड और ट्रैफल्गर लॉ
लॉ ने अलायंस क्यों बनाई है और तुम लोगों के ड्रेस रोजा में आने का मकसद क्या है। और ऐसा बोलकर सांजी के अंदर झांकने लगती है, जिसे देखकर ये बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि सांजी के अंदर रोमांटिक और परवर्ट चीजें चल रही होती हैं। ये क्या, आखिर ऐसे हालातों में भी तुम ये सब कैसे सोच सकते हो। तुमने जिस तरह उस वक्त मुझे देखा था, मैं समझ गया था कि तुम मुझसे सच कह रही हो और मुझे एक औरत के आंसुओं पर भरोसा है। ये देखकर वॉयलेट की आंखें भर आती हैं और इसी के साथ इस सीरीज का 73rd पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। और गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना और इस वीडियो का कमेंट टारगेट रखते हैं 7000 कमेंट्स। और गाइज मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस टारगेट को एक ही दिन में कंप्लीट कर दोगे। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।